नमस्कार। देश में इतनी सारी समस्याएँ हैं, विदेश में भी वही हो रहा है। अमेरिका जो कर रहा है, वो अपने आप में यूक्रेन में हो रहा है, ईरान में परेशानी है, हर जगह परेशानी है। कहीं आप अच्छी खबर ढूँढने जाते हैं, तो वो अच्छी खबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है यार। अब देखिए, मैं सोच रहा था कि कुछ किया जाएगा, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें था कि वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिका ने किया है, वेनेजुएला के लोग नाराज हैं और सेना ने लड़ा भी। उनके इंटरनल जो फोर्स थे वो लड़ाई लड़ी और उसमें मारे गए और आसानी से छोड़ नहीं दिया। अमेरिका ने गुंडागर्दी की और पूरा वेनेजुएला जो है वो सकते में है। दुनिया के देश जो है अलग तरीके से चल रहे हैं और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति जो बनाई गई है, कहा जा रहा है कि वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि पूरा वेनेजुएला एक तरह से कहिए कि अपनी संप्रभुता के लिए क्या करना है उसे इस पर विचार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हमारे देश के भीतर मोदी जी अब तक कुछ बोले नहीं है वेनेजुएला वाला प्रसंग पे, सॉरी। और कल हमने बताया था कि सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पहले आक्रमण हुआ था, उस पर बता रहे हैं। वो पहली बार आक्रमण हुआ था 1000 साल पहले। ये भी कोई बताने की बात थी? आज देश में क्या हो रहा है उस पर चर्चा करने की उनके पास जगह नहीं है। दुनिया के नक्शे पे भारत कहाँ खड़ा है इस पर चर्चा करने के लिए जगह नहीं है। गॉसिप इतना पसारा जा रहा है। मैं पढ़ रहा था कि एक लिख रहा है कि रूस जो है वो और पूरे दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि 2030 में कोई नया शगुफा देने वाला है इंडिया, नया तंत्र देने वाला। क्या क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, कैसे लिख रहा है? चैनलों पे जिस तरह की चर्चा हो रही है वो भी बड़ी शर्मनाक चर्चा है। अब देखिए, चल रहा है कि रेखा गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बम फेंका। लोग पूछ रहे हैं कांग्रेस सरकार पे कब बम फेंका? इतिहास में तो लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्रिटिश सरकार के दौरान जो यहाँ संसद थी वहां बम बम फेंका। ये भगत सिंह के बारे में पढ़ा है। लेकिन ये रेखा गुप्ता जी पढ़ के आई हैं कि कांग्रेस सरकार के समय बम फेंका। अब बताइए, ऐसे महान मुख्यमंत्री बीजेपी के लोग ही दे सकते हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन खैर, आज हम इस पर भी बात नहीं करेंगे, कहां तक उनकी मूर्खताओं पे कहां तक बात की जाए। लेकिन जो अन्याय चल रहा है सत्ता के नाम पर, कानून के नाम पर, उस पर बात करनी पड़ेगी। देखिए, सुबह खबर आई कि रात के 1 बजे, बताइए, ठंड का समय, दिल्ली और रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद, तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास, वहां मस्जिद है और कब्रिस्तान है, वहां की सटी जमीन पर देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं। अगर कहीं किसी ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है तो बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। हम इस पर बिहार में जब इंक्रोचमेंट पर कहा गया कि गांव गांव जाकर के कार्रवाई कर रही थी पुलिस, और ये था कि सब इंक्रोचमेंट है, इसको हटा रहे हैं, कोर्ट का आदेश है। यहाँ भी वही कहा जा रहा है, कोर्ट का आदेश है। लेकिन कोर्ट के आदेश में भी बड़ा लोचा है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल वहां पे देर रात जो है 6 जनवरी को, यानी कल रात, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहाँ बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानों को ढहा दिया। ये न्यूज है, दैनिक भास्कर लिख रहा है। और जब भीड़, जब वहां कार्रवाई के लिए पहुंची एमसीडी, तो भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया, ये भी दर्ज हुआ। और भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन कहा गया कि उधर से भी रोड़ेबाजी हुई और एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज। दिल्ली हिंसा मामला ऐसा लग रहा है, जो एबीपी न्यूज लिख रहा है कि कोई बड़ा भयानक कुछ हो गया। मैं भी चौंक गया, क्या दिल्ली में हिंसा हो गई? तो दिल्ली हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज, 10 आरोपी हिरासत में। अब बताइए क्या है। और पुलिस जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं सेंट्रल रेंज के,
मधुर वर्मा, उन्होंने कहा कि हालात कंट्रोल में है और कुछ पुलिस वालों को हल्की चोटें आई हैं। उसको हिंसा लिख दिया, दिल्ली हिंसा। आप पढ़ते ही बौखला जाए कि अरे क्या हो। और संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। आप रात 1 बजे किसी की दुकान, किसी का कुछ और सामान तोड़ने जाएंगे तो आपका फूल माला से स्वागत किया जाएगा। सवाल मेरे भीतर यही उमड़ रहा है कि 1 बजे रात में तोड़ने का क्या पर्पस है? क्या उनके पास पुलिस व्यवस्था नहीं थी? क्या उनके पास बुलडोजर नहीं था? कहीं और चला गया था बुलडोजर, काम पे लगा हुआ था, 24 आवर्स तोड़ फोड़ चल रही। रात 1 बजे, वो भी ठंड में। भीड़ देखिए, लोग भाग रहे हैं सामान अपना ले लेकर के। बताइए, दुकानें थी वहां पे। अब इसमें यह है कि ये भी है कि फैजे इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एमसीडी ने कहा कि अतिरिक्त जमीन पर मालिकाना या वैध कब्जे के दस्तावेज पेश नहीं किए गए। एमसीडी का यह आदेश 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया था। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो निर्देश दिया था, उसके आधार पर एमसीडी ने आदेश दिया था कि तोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बाद 6 जनवरी को, यानी कल ही, दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जो एमसीडी का जो आदेश था कि हमने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देश के आधार पर ये किया है, उसको चैलेंज करने के लिए लोग गए हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ही जो है नोटिस भेजा था और कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम दिल्ली यानी एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत अन्य विभागों से जवाब मांगा है। जवाब मांगा है। अब आप देखिए, दिन में जवाब मांगती है कोर्ट और रात में आकर के आप तोड़ देते हो। ये नीति है, ये नैतिकता है। ये इतनी हड़बड़ी में क्यों? और जस्टिस बंसल ने कहा था कि मामला सुनवाई के योग्य है। सुनवाई के योग्य होने का मतलब क्या होता है? अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, मतलब आपको रुकना था। सभी पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी थी। क्या है ये? गुंडागर्दी है, सरकारी गुंडागर्दी। और ये इसलिए है कि मस्जिद के बगल का मामला है, जबकि मस्जिद समिति का कहना है कि ये जमीन वक्फ संपत्ति है, वह इसके लिए वक्फ बोर्ड को लीज किराया देती है। हमें अतिक्रमण हटाने पर आपत्ति नहीं है। बारात घर और क्लिनिक का संचालन बंद किया जा चुका है। मुख्य आपत्ति कब्रिस्तान को लेकर के। तो देखिए, चूंकि ये मुस्लिम बस्ती है, ऐसा नहीं है कि देश में खाली यही अतिक्रमण है। अगर मैं पहले भी बताया था, आपसे डिस्कस किया था, हमने बात की थी, चर्चा की थी कि इस देश में सबसे ज्यादा अतिक्रमण गाड़ियों ने कर रखा है। कारों ने, मोटरसाइकिलों ने, ट्रकों ने, टेम्पुओं ने कर रखा है। लेकिन कहीं आपने नहीं सुना होगा पूरे देश में, तरह तरह की सरकारें हैं इस देश में, कि आज 200 गाड़ियों को तोड़ दिया गया। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब सड़क से अतिक्रमण हटाने के नाम पर गाड़ियों को तोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा या गाड़ी वालों पे भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सड़कों का सबसे ज्यादा अतिक्रमण अगर किसी ने किया है तो गाड़ी वालों ने किया हुआ है। चाहे वो टेम्पो वाले हैं, चाहे वो कार वाले हों, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले हों, उनकी गाड़ी सब सड़क पे ही रहती है। फुटपाथ का सत्यानाश किया हुआ है। फुटपाथ पे फेरी वाले, सब्जी वाले, फलाना वाले हैं। अगर वो नहीं है तो गाड़ी पार्क कर देंगे, वो भी नहीं है तो फूल पत्ती लगा देंगे, फुटपाथ घेर लेंगे। उस पर कहीं कार्रवाई नहीं होती इस तरह। और अगर मुस्लिम इलाका है तो ये सरकार तुरंत आती है और ये जानबूझकर करती है, क्योंकि उसके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई बचने का रास्ता नहीं है बीजेपी के पास। आप उत्तराखंड जाकर के देखिए, उत्तराखंड में भारी आंदोलन है और आंदोलन किसी भी कीमत पर रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था एक कॉन्फ्रेंस जो है तो धामी जी ने कर ही दिया और कहा कि हम उनके माता पिता से बात करेंगे। अरे माता पिता से क्या बात करोगे यार? अब तक 2.5 साल से चल रहा है, कुछ बात ही नहीं की है। ऐसे ही केस चल रहा था, हवा में चल रहा था केस। तो माता पिता से बात करेंगे। माता पिता से बात क्या करेंगे? उनको धमकाएंगे,
कि भैया जो बच्चा खुचा है वो भी निबट जाएगा तुम्हारा, हिंदू सरकार के साथ रहो, बीजेपी के साथ रहो, नहीं तो तुमको वोटर लिस्ट से नाम निकल जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। जितने गुंडों की भाषा हो सकती है वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं। लेकिन एक और कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों ने कहा कि अगर सवालों के जवाब नहीं देना, ऐसे ही एटीट्यूड दिखाना है तो बुलाते क्यों हो पत्रकारों? तो पत्रकार अब बोलने लगे हैं, और ये पत्रकारों का बोलने लगना महत्वपूर्ण बात है। आप याद कीजिए इंदौर का जो मामला है, इंदौर में पत्रकार ने बोला और उसका असर ये हुआ है कि इंदौर में अभी तक आंदोलन थमा नहीं है। लगातार कांग्रेस के लोग वहां पे, कांग्रेस के जो जो नेता है वहां सदन के, विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है, उसके अलावा जो वहां के अध्यक्ष है, लगातार सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ है, सरकार की सांसत फंसी, सरकार सांसत में। सेम स्थिति जो है उत्तराखंड में, धामी सरकार कितना भी झूठ बोल ले, कितनी कहानी सुना दे, हिंदू मुसलमान करते, फिर जारी किया, मदरसे में तोड़फोड़ की जाएगी, मदरसे बंद किए जाएंगे। अरे मदरसे में जाकर के पढ़ो, केवल धर्म के आधार पर फैसले मत, क्योंकि ये देश जो है धर्म के आधार पर नहीं, और धर्म के आधार पर भी अगर हो गया तो बड़ी मुसीबत में फंसोगे, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म के भीतर भी ढेर सारे धर्म, ढेर सारे पंथ है। तुम राम को मानते हो, कोई नहीं मानता, तुम कृष्ण को मानते हो, कोई नहीं मानता, कोई मांस खाता है, कोई नहीं खाता, तरह तरह के लोग। और तुम तो एक 90% आबादी को तुम्हारे पुरखों ने हजारों साल गुलाम बना के रखा है, इंसान भी नहीं समझा, उनको दलित बना करके, अछूत बना कर रखा है, और पिछड़ों को कहा कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, अपनी बेटियों का जो है विवाह भगवान से करा दो। मुझे ताज्जुब ये भी होता है कि ये पिछड़े दलित इतनी जल्दी ये सब भूल कैसे गए? आजादी से पहले इनकी क्या हैसियत थी? दलित पिछड़े कहां थे? आज भी इनकी क्या हैसियत? देश की संपत्ति पर 60% कब्जा जो है इन्हीं लोगों का है, नौकरियों में 90% कब्जा इनका है, ऊंचे पोस्ट पे। ये क्लर्क और लेखपाल बन के गदगद है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, चपरासी बन करके गदगद है, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करके गदगद। लेकिन जो बड़े बड़े पद हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज, उन तमाम जगहों पे वही भरे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। और बीजेपी जानती है इस बात को कि ये अंधे लोग हैं, आंखें तो है लेकिन इनको दिमाग से नहीं दिखता है, दिमाग से ये शून्य है, ये पूर्व जन्म में फंसे हुए, ये घंटा ही बजाएंगे, घंटा बजाना है इनका काम। जिससे मस्जिदों के बाहर जो है वो जो भीड़ है जो लड़ने जाती है, और जब जेलों में बंद हो जाती है तो कराहने लगती है, वो क्या है? उनको अपनी तरक्की नहीं दिखाई पड़ती है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। रोड़ेबाजी करने से जीत जाओगे तुम, पुलिस पर रोड़े मार करके क्या करोगे? रोक लोगे आप? वो पुलिस है, कांग्रेस की पुलिस है, जब कांग्रेस का सरकार थी तब की पुलिस है कि रुक जाओगे? ये जो है हिंदू पुलिस है, और ये हिंदू पुलिस भी नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, हिंदू पुलिस, ये बीजेपी संघी पुलिस है, जिसका काम है जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसका सर फोड़। अंकिता भंडारी तो हिंदू है, कहाँ न्याय कर रहे हैं? इंदौर में जो मारे गए, अब एक और आदमी मर गया, 18 लोग मर गए गंदा पानी पी करके। गुजरात की घटना है, गांधीनगर में भी गंदा पानी पी के 150 लोग बीमार पड़ गए। कहाँ कुछ हो रहा है? ये रोज हिंदू मुसलमान छिड़े। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सोमनाथ पे 1000 साल हो गए अटैक के, सोमनाथ के बारे में डिटेल बताओ ना, क्यों अटैक हुआ था? क्या किया था वहां के पंडितों ने, पुजारियों ने? क्यों अटैक का विरोध नहीं किया भारत के आम लोगों ने? कहानी लिख रहे हैं, सोमनाथ पे कहानी बता रहे हैं, देश की हालत खराब है, उस पर कहानी नहीं दिखाई पड़ती। इंदौर गया, जाया नहीं गया, 18 लोग मर गए, जाते इंदौर? इंदौर में तो आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी को साथ लेके जाते, भारी फोर्स तो है ही आपके पास, परिंदा भी पर ना मार सके। और गिनते हो भगवान सब करते हैं, भगवान करते हो तो क्यों सिक्योरिटी लेके चलते हो? छोड़ के चले जाओ सिक्योरिटी। और देखिए फिर गधे सब जो है वहां जेएनयू में कब्र खुदेगी के नारा लगा दिया। ये भी कम नहीं है, मुझे तो लगता है ये जो वामपंथी ग्रुप जो है ना, वो भी मिला हुआ बीजेपी से,
वो जान कैसे मौके क्रिएट करता है। वो जब आग बुझने लगती है तो उसमें वो हवन कुंड में डाल देता है कुछ। जेएनयू में नारे लगा दिया, मोदी शाह क्या तो तेरी कब्र खुदेगी। अब बताइए सही है नहीं है, लेकिन हल्ला तो यही है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि मोदी शाह कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। कब्र खोद के क्या करोगे? कब्र खुदी है अभी दिखाई नहीं पड़ रही है कि पूरे देश को खोद दिया? तो वो भी जाहिल है, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। अब उसमें दो चार मुस्लिम भी है, बाकी 10-12 हिंदू हैं। तो एक ने बड़ा अच्छा लिखा कि हिंदू तो आ जाएंगे, कन्हैया कुमार का कुछ हुआ क्या? शरजील इमाम और वगैरह सब बंद है। तो वैसे ही जो 2-3 मुस्लिम हैं वो बंद हो जाएंगे जेल में। बाप दौड़ता रहेगा सड़क पे, सड़क से लेकर के न्यायालय तक, और बाकी मजे करेंगे। उनके पास मंत्री बना देंगे उनको, दिल्ली में मंत्री बना हुआ है ना। तो इस इतना अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्या कहा जाए। आम आदमी का जीवन नरक बना दिया है, खाली राजनीति है, धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति नहीं है, ये घटिया राजनीति है। राजनीति इसको कहना नहीं, गलत है। मतलब कुछ है ही नहीं आपके देश में आपके लिए करने के लिए, खाली झूठ बोलने के लिए जगह है, खाली झूठ बोलने के लिए सरकार में बने रहना। अब देखिए कि 3.25 करोड़, 2,87,00,000 वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए उत्तर प्रदेश में खाली। तो मतलब जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सब गड़बड़ वोटिंग हुई थी। कैंसिल करो लोकसभा चुनाव, इतनी गलत वोटर लिस्ट से वोट पड़े तो गलत बात। और उसमें से 2.5 करोड़, कितनी बड़ी संख्या है देख लीजिए, 2.5 करोड़ उन लोगों के नाम काट दिए गए जिनका स्थान परिवर्तन हुआ है। उन्होंने नहीं कटवाया, अपना नाम खुद काटने के लिए नहीं दिया है। समझिए आप जानते हैं कितनी बड़ी आबादी किराए पे रहती है इस देश में। अब हम किराए पे रहते हैं, हम इसी मोहल्ले में पिछले 30 साल से रह रहे हैं। फ्लैट हमारा बदल जाता है, सेक्टर हमारा बदल जाता है, तो वहां पे जाएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। हर 11 महीने पे यहाँ किराए पे घर बदलना पड़ता है, हर 11 महीने पे हम चेंज कराए सब। क्या सरकार को ये पता नहीं कि किराए पे जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, किराया कानून क्या है? और किराया कानून तो छोड़िए, किराए पे रहने वालों की इस देश में हैसियत क्या है, क्या सरकार को नहीं पता है? सरकार को नहीं पता है तो अफसोस की बात है। इसका मतलब है सरकार में तमाम लोग जो है वो लुटेरे हैं, और लूट करके संपत्ति जमा की है, अपना घर बनाया। या कानून को जो है जूते की नोक पे रखते। अनुभव यही है कि कानून जूते की नोक पर है। दरोगा को कूट देता है पार्षद का बेटा, दरोगा की हैसियत नहीं होती कुछ बोल पाए। लेकिन वही दरोगा जो है एक गरीब आदमी है, उसकी माँ बहन की गालियां देगा, रात में घर में घुस करके मारेगा, और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब सभ्य समाज के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, हमारे यहाँ न्यायालय है। आइए न्यायालय, न्यायालय जाके देखते हैं तो इतना आसान है न्यायालय जाना? मर रहे बच्चे को अस्पताल नहीं ले जा पाता है जो समाज, वो न्यायालय जाएगा न्याय मांगने की, वकीलों के चक्कर लगाने के लिए? न्याय तो इस देश में कैसे हो रहा है लोग देख ही रहे हैं कि 25 साल तक बहस होती है, बहस होने के बाद पता चलता है कोई मुजरिम नहीं है, सब बरी हो गए, कोई सबूत नहीं है। काहे को न्यायालय चला रहे हो भाई? गरीब आदमी को ठगने के लिए? खुलेआम देश में जो है गरीब आदमी को मारा जा रहा है घेर कर। पुलिस है, गुंडे हैं, पड़ोसी है, अभाव है, बीमारियां हैं, और उसके बाद हिंदू मुसलमान है। लेकिन हम भी कम नहीं, हम हिंदू और मुसलमान में इतने गहरे उलझे हुए हैं। जिसने कुछ नहीं दिया है दुनिया को, किसी धर्म ने कुछ नहीं दिया दुनिया को, जिसको जो कुछ दिया है वो मनुष्यता ने दिया है, वो भाईचारे ने दिया है, वो विज्ञान ने दिया है। विज्ञान ने लोगों की जान बचाई। तो हैजा से मर जाते थे हजारों हजार लोग। हैजा कोई बीमारी नहीं है। कहाँ थे तुम्हारे भगवान जब हैजा से मर रहे थे हजारों हजार लोग? क्या उखाड़ रहे थे? अल्लाह कहाँ थे? कहाँ थे गॉड? इसलिए बुद्धिज्म अच्छा, इसलिए हालांकि उसको भी लोगों ने गंदा कर दिया है कि बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं। और ये भगवान जो है तुम्हारा तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा, यही न्याय। ये 5 शब्द महात्मा बुद्ध के हैं जो लिखा है संविधान के प्रियम्बल में बाबा साहब। लेकिन हमारा देश जो है भांग पी करके दौड़ रहा है।
गटर में दौड़ रहा है और गटर में उसको खुशबू आ रही है फुलवारी की। ये दुर्भाग्य की बात है, ये विडंबना है। भगत सिंह को मैं बाबा बार बार याद करता हूँ। भगत सिंह ने क्यों अपनी शहादत दी? क्यों कहा कि मुझे नहीं भागना है? क्यों कहा कि मुझे माफी नहीं मांगना? भगत सिंह भी कहते मुझे माफी दे दो और ले लेते हो। उनकी मूर्ति तो लगाई जाती, उनके लिए लड़ते तो। भगत सिंह के लिए बड़ी फौज हिंदुस्तान में आपको नहीं दिखी होगी। हालांकि मैं देख रहा था वो फिल्म, अभी जो फिल्म आई है, क्या नाम है, ये किस, बड़ा अच्छा मुझे लगा। एक सीन है जब वो जा रहे हैं कार से लेकर के, निसार जा रहा है धर्म जी को, तो आवाज आती है स्टेशन पे रिसीव करने के बाद, भगत सिंह की, भगत सिंह के नाम पे फलाना बनाओ, पार्क लगाओ, या क्या कुछ ऐसा बोल रहा था। भगत सिंह का जिक्र हो रहा था। बताइए, पाकिस्तान में भगत सिंह की बात कर रहा है और हिंदुस्तान में भगत सिंह जिस व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया, तमाम अवसर थे उसके पास, 23 साल का युवक, और शर्म नहीं आती है? जो माफी मांग करके नाच रहे हैं उसके लिए भीड़ खड़ी है, आधा देश खड़ा हो गया माफी मांगने वालों के साथ। अब आधा देश खड़ा है लूटने वालों के साथ। तो सवाल खड़ा होता है कि भाई किसके लिए हम बलिदान कर रहे हैं? और मैं तो अब देख रहा हूँ हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारा समाज है, जिसमें हम भी शामिल हैं, उनके भीतर भी एक निराशा है। वो कहते हैं कि जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो ना, वही आपका साथ नहीं देते। ये सबसे बड़ी हताशा की बात है। ये खुद जो है कहीं 2.5 किलो, कहीं 1,500, कहीं कुछ झपटने में लगे हुए हैं, वो आपके साथ कहीं नहीं आएंगे। वो वही मंदिर और वही मस्जिद करते हैं। जिनके पास खाने की औकात नहीं है, बेटा बीमार पड़ जाए तो सही ढंग से इलाज नहीं करा सकते हैं, वही सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद करते हैं। जिनके बच्चों का स्कूल नहीं नसीब होता है, जिनको ठंड में एक चादर नसीब नहीं होती है, वही सबसे ज्यादा ईश्वर अल्लाह करते रहता है। लेकिन जिसके घर में सब वैभव है, वो ईश्वर अल्लाह का कोई नाम नहीं लेता, सारे धतकर्म करता है, किसका लूट ले, किसका छीन ले। परसों में एक वीडियो देख रहा था, वो बता रहा था एक फौज में है वो आदमी, वो कह रहा है कि मेरी जमीन देखिए धनंजय सिंह के लोगों ने कब्जा कर दी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करोगे? सरकार ही उसी की है। और तुम भगवान को मानते हो, भगवान भी तुम्हारा नहीं, चूंकि है ही नहीं, मानने को तैयार नहीं हो कि भगवान नहीं है, तो नहीं मानोगे तो भोगो, कहो कि अब भगवान जो करेंगे वही होगा ना हमारा। इतनी बड़ी साजिश है। हजारों साल गुलाम बनाया धर्म के नाम पर, और हम बने हुए आगे भी 1000 साल रहेंगे, क्योंकि हमारी नियति, हमें जो लात मारता है उसकी पूजा करते हैं, जो हमें खाना खिलाता है उसको पहली फुर्सत में मजबूत होते हैं तो उसको दफन करते हैं। ये हमारे संस्कार है। तो जैसे संस्कार वैसी बरकत है। अभी मैं पढ़ रहा था कि बिहार के इतने लोग पासपोर्ट बना रहे हैं, ढेर सारे लोग हर जिला से पासपोर्ट बना रहे हैं। कहाँ भाई? तो लोग गल्फ जा रहे हैं। अरे यहाँ यहाँ मुसलमानों को गालियां दे रहे हो, तुम्हारी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रही है, और तुम जा रहे हो गल्फ, वहां मुसलमान तुमको रहने देंगे? फिर आता है, अब दुबई में भी छठ होने लगा है, और इतना गर्व से बोलते हैं जिस लगता है कि दुबई पे कब्जा कर लिया। बड़े मुश्किल हालात है, और इस मुश्किल हालात में आप सब हमारे साथ रहते, बहुत ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, तमाम साथियों का, और फिर मिलते हैं शाम की चौपाल में।